जय हिंद दोस्तों, द सीट आईएएस में आपका स्वागत है। ये सेशन है फूड फॉर थॉट का। पिछले 2 दिन से मैं बना नहीं पाया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आज का और जो कल का मतलब पिछले दिन का है, दोनों टॉपिक को आज एक ही साथ डिस्कस करेंगे। मे भी हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा मतलब आई थिंक 10 मिनट ज़्यादा हो, क्योंकि 2 टॉपिक है और इसको फुल एनालिसिस के साथ डिस्कस करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के समय में इसका डिमांड भी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट लगा करके पूरा डिटेल्स के साथ इस पर विश्लेषण के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, सबसे पहला टॉपिक है ऊर्जा संक्रमण, है ना। और इस ऊर्जा संक्रमण को समझने के लिए देखिए ऊर्जा संक्रमण है क्या, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो कच्चे तेल जो कि हम लोग आयात करते हैं ना, आयात करते हैं कच्चे तेल, और भारतीय अर्थव्यवस्था इसी पे अभी निर्भर है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो कच्चे तेल का जो हम लोग आयात करते हैं, टोटल हम लोग का जितना खपत है उसका लगभग 88% के आसपास हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, तो इसी एनर्जी को, ये जो हम लोग इस पे डिपेंडेंट है इस कच्चे तेल पे, इसको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। और शिफ्ट कहाँ पर करना है, तो नवीकरणीय ऊर्जा पे, नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट करना है। अब नवीकरणीय ऊर्जा क्या, जैसे न्यूक्लियर हो गया, आपका पवन से प्राप्त ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, और तो इस तरह के ऊर्जा पे हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा संक्रमण। आई थिंक आपको ऊर्जा संक्रमण समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक चीज़, इसको, ये तो ऊर्जा संक्रमण, ये परिभाषा एक तरह से हो गया, लेकिन क्या हमारा इतना ही सीखना उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्जा संक्रमण जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है 88% के आसपास आयातित कच्चे तेल पे निर्भर है। मैं थोड़ा सा आपको इसको इकोनॉमिक से कनेक्ट करता हूँ, और आपको पता है आयात बढ़ने के कारण हमारे भारत में आयातित मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और ये आयातित मुद्रास्फीति क्यों बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इंटरनेशनल, अगर हम लोग आईआर में देखते हैं, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तेल के कीमत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, तो हमारे भारत में आयातित मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। आयातित मुद्रास्फीति मतलब हो गया कि महंगाई क्या होता है, बढ़ जाता है हमारे यहाँ पर। अब मान लीजिए कच्चे तेल से जितने भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा। अगर तेल महंगा हो जाएगा, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो इसका प्रभाव हमारे परिवहन पे पड़ेगा, और गुड्स एंड सर्विस जो है उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है आयातित मुद्रास्फीति भारत के लिए, जो कि हम कच्चे तेल पे 88% निर्भर है। अगर हमें आयातित मुद्रास्फीति को कम करना है तो हमें एक और चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो है ऊर्जा संक्रमण। अगर हम ऊर्जा संक्रमण पे काम करते हैं तो इस आयातित मुद्रास्फीति को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव होता है ऊर्जा को लेकर के, तो आपको जैसे पता है, अभी एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी हाल ही में ईरान वगैरह पे हमला हुआ है, आप लोग जान रहे हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि तेल के आयात करने में डिस्टरबेंस हो जाता है। फिर अमेरिका जैसे कंट्री जो है वो क्या करते हैं, आपका एक तरह से सैंक्शन लगा देते हैं, तो बड़ी समस्या आती है भारत को तेल वगैरह परचेज़ करने में। इस कारण से ऊर्जा महंगा पड़ता है, जिसका प्रभाव हमें अपने अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब सोचिए, भारत का एक और भी तो लक्ष्य है। भारत का क्या लक्ष्य है कि हमें शून्य कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करना है, और शून्य कार्बन शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करना है, जो कि हमने पंचामृत भी में घोषणा किया हुआ है। पंचामृत का जो हमने उद्देश्य रखा हुआ उसको प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ऊर्जा संक्रमण पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी अगर हमारे पास होता है तो हम इकोनॉमिकली रूप से, एनवायरमेंटल रूप से और नेशनल रूप से हम अपने सिक्योरिटी खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब
एनर्जी भी एक तरह से सिक्योरिटी का काम करता है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी होता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगा, उसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी ऊर्जा पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि दूसरे देश पे ऊर्जा पे डिपेंडेंट कभी भी कटअप कर देगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था उसका बड़ा ही परिणाम भुगतता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर हमें समावेशी विकास करनी है, ठीक है, तीव्र रूप से समावेशी आर्थिक समृद्धि करना है, तो हमें, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इकोनॉमी में आपका टॉपिक है अवसंरचना, और अवसंरचना में रोड वगैरह तो आता है, और उसी अवसंरचना में आपने देखा होगा आपका टॉपिक होगा ऊर्जा, यानी कि हमें अवसंरचना को मजबूत करना पड़ेगा। तीव्रतर और समावेशी आर्थिक समृद्धि अगर हमें चाहिए तो हमें ऊर्जा के ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ऊर्जा के ऊपर काम क्या करेंगे, तो हमें इसमें निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, ऊर्जा संक्रमण के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऊर्जा जो महंगी हो रही है, इससे गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ जा रहा है। अच्छा, प्राइस क्यों बढ़ता है ये भी मैंने बता दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाता है। जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होता है, गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ जाती है, इसीलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी अब क्या है, तो जो वहनीय है, विश्वसनीय है, धारणीय है, आधुनिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, और ये हमें एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी क्या कर सकता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, यानी कि हम उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, तो हमें यहाँ पर जो है एनर्जी ट्रांजिशन पे काम करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन पे जो हम लोग सब्सिडी वगैरह देते हैं उसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, और उन्हीं सब्सिडी को हमें क्या करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर लगाना चाहिए। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर लगा करके हम नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, अपशिष्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब पे वित्त पोषण करके हम क्या कर सकते हैं, जो इसमें अभी जितना भी उत्सर्जन हो रहा है इसको हम 2 गुना 3 गुना बढ़ा सकते हैं, और इनको बढ़ा करके ये ऊर्जा संक्रमण का जो हमारा लक्ष्य है हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँ तो मुद्रा जो स्फीति होता है ये 2 प्रकार का होता है, आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में। एक होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति, एक होता है कोर मुद्रास्फीति। और आपको पता होगा कि कोर मुद्रास्फीति में 2 चीज़ों को काउंट नहीं किया जाता है ना। प्रीलिम्स में आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक तो आपका फूड इन्फ्लेशन को नहीं काउंट किया जाता है, और एक एनर्जी, ये 2 चीज़ों को ये कोर इन्फ्लेशन में नहीं जोड़ा, हेडलाइन में इन दोनों को काउंट किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। अगर देखिए है ना ऊर्जा, तो कोर इन्फ्लेशन को अगर हमें हेडलाइन को कम करना है तो ये एनर्जी के कारण जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है उनके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। तो अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है, हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ऊर्जा संक्रमण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो सरकार जैसे बजट में भी इसका प्रावधान करती है, एक तो ये। फिर इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताता है कि हमने ऊर्जा संक्रमण के लिए क्या क्या काम किया है, कितना चीज़ों को हमने प्राप्त कर लिया है। फिर सप्तऋषि ग्रीन ग्रोथ के लिए सप्तऋषि नाम का योजना भारत सरकार लागू की है। फिर आपको पता होना चाहिए नेशनल ग्रीन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज। फिर लद्दाख में हमने इन्वेस्टमेंट किया है लिथियम के लिए। और फिर इस तरह का काम, और उसके अलावा भी कोयला से जो गैसीकरण या द्रवीकरण, सीएनजी, पीएनजी, बायोगैस, इन सब को बढ़ावा, सोलराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, ई बसेस स्टार्ट किया हुआ है कि नहीं, बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंदौर में सबसे बड़ा प्लांट हम लोगों ने स्थापित किया हुआ है। तो ये सब सरकार प्रावधान कर रही है फूड संक्रमण को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको इसका पूरा समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा संक्रमण क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए हमारे साथ एक और मैं यहीं पर पॉइंट जोड़ूं तो एक चुनौती है हमारे पास, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय स्रोतों के तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे पवन, सौर, जल, अपशिष्ट, ग्रीन, ये सब के सामने भी हमारा समस्या है। ठीक है, अब समस्या क्या है, तो जैसे जलवायु हमारे साथ समस्या है, वर्षा का मौसम, भूमि, पर्यावरण, बांध को लेकर के समस्या है। और जैसे सौर ऊर्जा पे काम करेंगे तो 24/7 हमें ऊर्जा नहीं मिल पाते, धूप नहीं मिल पाता, वर्षा का मौसम, मेघ, इस तरह की कई समस्याएं हैं। प्लस मान लीजिए हम सोलर के तरफ अधिक बढ़ते हैं
तो सोलर से भी तो अपशिष्ट प्राप्त करता है, अपशिष्ट निकलता है। उस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए हमारे पास कोई विशेष नीति नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सोलर पे अगर हम अधिक ध्यान देते हैं तो उसके कंपोनेंट के लिए हम चाइना पर निर्भर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अभी भी समस्याएं हैं, ठीक है। और पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस हो गया, इन सब के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि CO2 इमिशन करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, ये सब समस्याएं बढ़ती है। तो और ये सब समस्या, इसके साथ साथ दूसरी समस्या ये है कि ये संसाधन क्या है, सीमित है। सीमित होने के बाद इसका क्षरण होते रहेगा, तो हम वहाँ पर भी नहीं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर काम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन से एनर्जी बनाना पड़ेगा, उनके टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा इसके क्षेत्र में, तो फिर हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और भारत सरकार ने एक और चीज़ें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया हुआ है, जिसमें कि नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने का बात किया गया, और ये अलग अलग चरणों में लागू हुई है, चरण 1, चरण 2, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो आई थिंक मैंने ये ऊर्जा संक्रमण को लेकर बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट जो आपका है वो टॉपिक है कृषि क्षेत्र। देखिए कृषि क्षेत्र तो है ही, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन कृषि क्षेत्र में एक डेवलपमेंट हुआ था, न्यूज़ में ही था, इसी कारण से मैंने इस टॉपिक को दिया था। और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि भारत सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ था, और वो अभियान है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, ठीक है। ये भारत सरकार ने ये मिशन लॉन्च किया हुआ है, और इसका उद्देश्य क्या है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। आत्मनिर्भर ऑयल इस सीड अभियान का मिशन है कि जैसे सरसों हुआ, मूंगफली हुआ, तिल हुआ, सोयाबीन हुआ, सूरजमुखी हुआ, इन सब के ऑयल सीड को बढ़ावा देना और इसके ऊपर R&D करना, ठीक है। उत्पादकता को बढ़ाना, इसको बाज़ार के साथ जोड़ना, इनमें फसल का बीमा देना, ठीक है। ये सब इसका लक्ष्य है, ताकि भारत जो है अभी भी लगभग 60 से 70% के आसपास ऑयल जो है आयात करते हैं। और ऑयल को आयात करने में मतलब खाद्य ऑयल, ठीक है, ये याद रखना है, खाद्य ऑयल, जिसमें से भारत आयातक के रूप में नंबर 1 कंट्री है पूरे विश्व में। और साथ ही हम लोग सबसे अधिक जो आयात तेल करते हैं वो पाम ऑयल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, इसीलिए मैंने ये कृषि क्षेत्र दिया हुआ, उसमें ये मुझे ये बताना था। तो उद्देश्य R&D, उत्पादकता को बढ़ाना, बाजार के साथ इसको जोड़ना, फसल बीमा देना, और ऑयली सीड जो है उनको बढ़ावा देना, उसमें R&D करना, ताकि जो उत्पादन है वो बढ़े। और ये जो आयात है ना, ये जो आयात है, इस आयात को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। और आयात को कम करेंगे तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर भी दबाव क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है हमारा तेल को खरीदने या फिर ऊर्जा को खरीदने, तेल और ये ऑयल को खरीदने में हमारे चला जाता है। तो इससे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। इन दबाव को भी हमको कर सकते हैं इस अभियान के थ्रू, इसको कम करके, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गया। चलिए, ये इसी उद्देश्य से मैंने ये टॉपिक आपको दिया हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी मैं इसमें और डिटेल से चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। देखिए वीडियो अगर लंबा हो जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको ये पूरा देखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल्स में ले जा रहा हूँ। कृषि क्षेत्र में एक आपका एक चीज़ होता है फसल पैटर्न। फसल पैटर्न क्या होता है समझिएगा। अब फसल पैटर्न में अब क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब बदलाव क्यों हो रहा है, क्योंकि मांग बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ रहा है, लोगों का मांग बढ़ रहा है, तो इसीलिए फसल पैटर्न में बदलाव हो रहा है। फसल पैटर्न में बदलाव से क्या तात्पर्य है, तो देखिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलों की खेती करना उस भूमि पर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसल पैटर्न, मतलब क्रॉप पैटर्न एक तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, फसल पैटर्न या क्रॉप पैटर्न, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ कि ये जो बदलाव हो रहा है, मतलब मांग में बदलाव हो रहा है, भारत में उपभोग में के पैटर्न में परिवर्तन के कारण जो है फसल के पैटर्न में भी परिवर्तन है। तो मांग में किस तरह से, उपभोग में किस तरह से पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जैसे प्रोटीन का मांग बढ़ रहा है,
रसायन मुक्त भोजन का मांग बढ़ रहा है, पौष्टिक भोजन का मांग बढ़ रहा है, बेसिक फास्ट फूड स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, इसलिए लोग ज्वार बाजरा रागी इस तरह के फूड को बढ़ावा दे रहा है। तो इन सब के बदलाव के कारण हमारे फसल पैटर्न में भी क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब ये जो फसल पैटर्न है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? फसल पैटर्न, ये जो क्रॉप पैटर्न है इसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है, आपको मैं बताऊं तो एक होता है आपका नेचुरल फैक्टर, एक होता है मैन मेड फैक्टर। ठीक है, नेचुरल फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए वर्षा हो गया, जलवायु हो गया, तापमान, मिट्टी के प्रकार, ये हो गया प्राकृतिक फैक्टर जो फसल पैटर्न को प्रभावित करता है। दूसरा मैन मेड होता है। मैन मेड में क्या होता है? जैसे मान लीजिए सरकार बीमा दे रही है, अब बीमा कौन से फसल को दे रही है अधिक, तो उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, तो ये भी सरकार का पॉलिसी। जैसे धान और गेहूँ सेंटर में वो सबसे अधिक उपजाया जाता है भारत में, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर MSP ज़्यादा दिया जाता है। फिर उसका खरीद तंत्र, बाजार में किस फसल का डिमांड है, आय सबसे अधिक कहाँ से अर्जित हो रहा है, तो ये सब फैक्टर भी क्या करते हैं, फसल पैटर्न को प्रभावित करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। एक शब्द आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, फसल विविधीकरण। ठीक है, फसल विविधीकरण किसको बोलते हैं? आपको समझना है कि एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय एक खेत में विभिन्न प्रकार के जब फसल को उगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फसल विविधीकरण। तो अब आप समझिए कि जो उपभोग पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का मांग बढ़ रहा है, पौष्टिक भोजन का मांग बढ़ रहा है, रसायन मुक्त भोजन की मांग बढ़ रहा है, स्वास्थ्य पे लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं, तो क्या ये जो फसल विविधीकरण है इसको बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं? तो बढ़ावा हमें, इसलिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। अच्छा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देंगे तो इसको फिर इसका क्या लाभ है? तो लाभ यही है कि किसानों, फसल विविधीकरण अगर करते हैं तो किसानों का आय दुगुना हो सकता है, जो सरकार का लक्ष्य है। फिर किसानों के जोखिम का प्रबंधन, मृदा का स्वास्थ्य को बढ़ाने में ये मदद करता है, कीट बीमारी को नियंत्रित करता है, जल प्रबंधन, क्योंकि जल एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जो अधिक जल वाले फसल है उसको कम किया जा सकता है, इससे जल का प्रबंधन होगा। फिर आय के स्रोत स्थिर हो जाएंगे और खेतों में जैव विविधता का भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, सरकार इसके लिए अलग अलग पहल ला रही है, जैसे हरियाणा, पंजाब के सरकार, मतलब यूपी, इन सब के लिए केंद्र सरकार फंडिंग करती है ताकि धान की खेती में जैसे 5% क्षेत्र में विविधता लाना है। पंजाब सरकार बजट में वगैरह में प्रावधान करती रहती है। इस तरह से कई सारे प्रक्रिया चल रहे हैं जो फसल विविधीकरण को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपका होता है विपणन, है ना? तो विपणन भी जो है क्रॉपिंग पैटर्न को बदलता है, क्योंकि MSP अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसका मांग है और सब्सिडी वगैरह किस पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको कृषि क्षेत्र से संबंधित हो गया। चलिए, ये वाला जो था टॉपिक मैंने दिया हुआ था ये क्लियर हो गया। ये आज का टॉपिक है जो मैंने आज दिया हुआ था, और वो टॉपिक है नव प्रवर्तन क्रांति और पंचायतों के राजस्व। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं जितना भी फूड फॉर थॉट में देता हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। अगर आपको समय मिले तो आप समय निकाल करके इनको पढ़िए, इन सारे टॉपिक को। ठीक है, और डिटेल्स में। हालांकि मैं सारे पॉइंट को यहाँ पर कवर कर देता हूँ, आपको इससे ज़्यादा और जानने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो आप अपडेट करते रहिएगा इसको। चलिए देखिए, अब है नव प्रवर्तन क्रांति। ये नव प्रवर्तन क्रांति क्या है? नव प्रवर्तन क्रांति मतलब R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर किसी भी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, डेवलपमेंट करना है, प्रोस्पेरिटी लाना है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो आपको ये R&D के ऊपर काम करना पड़ेगा। R&D मतलब हिंदी में बोल सकते हैं नवाचार। नवाचार क्या होता है? तो आप समझिए, नवाचार उसको बोलते हैं नए विचारों को से या फिर विविधता से, उत्पादों से, सेवाओं के रूप में नए विचार का लाना और नए नए प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवाचार। नवाचार मतलब किसी क्षेत्र में सुधार करना, नए विचारों को लाना, सेवाओं को पेश करना, उत्पादों में विविधता लाना। इस सारा चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? नवाचार बोलते हैं, है ना? नए टेक्नोलॉजी का खोज करना, ये भी क्या है? आपका नवाचार है। चलिए, एक इंडेक्स है, आता है नवाचार के लिए, उस इंडेक्स का मैं नाम बता देता हूँ,
GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आपको बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और आप ये भी बताना कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर है जिसको आधार बना करके जो है रैंक को डिसाइड किया जाता है। ये आपके लिए प्रश्न रहा। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर बात करते हैं नवाचार क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और नवाचार जो है के ऊपर भारत को क्यों कम करना चाहिए। और मैं आपको एक डेटा बताऊं तो भारत जो है अपने जीडीपी का 0.7%, कहीं कहीं पे 6 भी रहता है, तो ये देख लीजिएगा कन्फर्म, इतना 0.6% हम लोग क्या करते हैं R&D पे खर्च करते हैं, जो कि मतलब वैश्विक जो R&D है वो है 1.8%। ठीक है, उससे भी हम लोग कम कर रहे हैं, तो हमें इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को और ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा चीज़ कर सकते हैं और इस कम्पिटिटिव दुनिया को बीट कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं, लीड कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो इसीलिए हमें R&D के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरी बात जो है यहाँ पर आप समझिएगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं R&D हमारे लिए कैसे। देखिए हमारा भारत में बहुत सारा जनसंख्या है और जनसंख्या जहाँ पर अधिक रहेगा वहीं पर सबसे अधिक प्रतिभाएँ रहेगी, तो भारत में प्रतिभा का कमी नहीं। भारत जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा लक्ष्य भी है। हमारे पास डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी है। इसी कारण से हमें R&D के ऊपर काम करना चाहिए, नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, नवाचार को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका क्या योगदान होगा हमारे समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या योगदान होगा। तो देखिए इसका योगदान आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो सामाजिक योगदान, दूसरा योगदान होगा हमारे GDP को बढ़ाने में। ठीक है, GDP को बढ़ाएंगे तो रोजगार वगैरह अपने आप क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा। फिर सामाजिक में क्या क्या आ जाएगा, सामाजिक में अगर हम R&D को बढ़ाते हैं, जैसे पोषण को में फायदा होगा और स्वास्थ्य में फायदा होगा, है ना, स्वास्थ्य क्षेत्र में फायदा होगा। और कहाँ पर होगा, शिक्षा हो जाएगा आपका, शिक्षा में को बढ़ावा मिलेगा और कौशल, और क्या हो जाएगा, कौशल पर शिक्षण यहीं पर जोड़ सकते हैं। ये सारे चीज़ों में हमें R&D को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे पोषण क्या हो गया, तो जैसे पोषण के लिए आप, पोषण में इसका नवाचार का कैसे योगदान होगा, जैसे फूड फोर्टिफाइड है ना, एक होता है ना फोर्टिफिकेशन, है ना, तो फोर्टिफाइड फूड, आंगनबाड़ी पोषण, इस तरह का सरकार पहल चला रही है पोषण 2.0 पोषण के लिए। फिर जैसे स्वास्थ्य में वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ, आपको पता होगा कोविड आ गया था, तो किस तरह से वैक्सीन, इसलिए हमें R&D के ऊपर खर्च करना चाहिए। न्यूरालिंक, अभी हाल ही में स्पेस एक्स के जो मालिक है उन्होंने न्यूरालिंक मतलब माइंड में ही वो सेट करने के, न्यूरालिंक के बारे में आप पढ़िएगा थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये क्रांति ला सकता है। फिर जो है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बढ़ावा देने के लिए PM विद्या दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया, पाठशाला, है ना, स्वयं प्रभा TV लाया हुआ है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उसी तरह से कौशल को बढ़ावा देने के लिए, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए PMKVY 4.0, फिर रोजगार मेला, PM कौशल केंद्र, उद्यम, इस तरह के सरकार स्कीम चला रही है ताकि R&D को क्या हो, बढ़ावा मिले और इसका समाज में क्या हो, योगदान हो। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज़ समझना यहाँ पर और कि अगर R&D बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, GDP अपने आप बढ़ेगा। और GDP बढ़ेगा कब, तो आपको GDP को बढ़ाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, क्या क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी और साथ में उद्यमी। अगर इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं, तो इसी का तो प्रोडक्शन है क्या होता है, वो अपने आप बढ़ जाता है। तो टेक्नोलॉजी जोड़ने के बाद क्या होता है, टेक्नोलॉजी जैसे ही हम लोग इसमें फैक्टर प्रोडक्शन में जोड़ देते हैं, GDP और बूम बूम करने लगता है। ठीक है, इसीलिए हमें प्रौद्योगिकी में R&D करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। GDP का जो हम 0.6% के आसपास खर्च कर रहे हैं उसको बढ़ा करके लगभग 1% के आसपास पहुंचाना चाहिए। ये सब काम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, R&D को बढ़ा सकते हैं और इसका लाभ हमें मिलेगा। तो भारत सरकार का कदम भी है, NRF नाम का एक स्कीम लाया हुआ है जिसके थ्रू R&D को बढ़ावा दिया जा रहा है।
चलिए उसके बाद देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजस्व, है ना, पंचायतों का राजस्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये पंचायत इतना क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं आपको, तो पंचायत जो है ना अपने राजस्व का केवल 1% ही टैक्स से मतलब टैक्स के माध्यम से आय अर्जित करती है, यानी कि राजस्व अर्जित करती है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या है कि इसको सारा फंडिंग जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट से या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। अगर पंचायत अपना राजस्व को बढ़ाने के लिए खुद ही सोर्स डेवलप करे तो पंचायत का विकास और बहुत तेज़ी से हो सकता है कि नहीं। अब ये करने के लिए तो राजस्व को धन उपलब्ध कराना ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना है ना, भारत ने 2023 में लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो क्षमता निर्माण करना, प्रशिक्षण देना, और किसको प्रशिक्षण देगा, तो निर्वाचित प्रतिनिधि को। ठीक है। दूसरा कि राज्य धन उपलब्ध कराने में भी विफल रहा है और इसका विवाद हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। जैसे तेलंगाना में, चेन्नई में, है ना, पंचायत की स्वतंत्रता का मांग किया जा रहा है। तो पंचायतों को राजस्व देने के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया गया है, लेकिन ये भी सही तरीके से काम नहीं करता है। और ये जब स्टेट को सलाह भी देता है तो जहाँ पर भी ये इस्टेब्लिश किया गया है तो वो स्टेट मानते नहीं, उसके बात को लागू नहीं करते हैं, है ना। तो ये समस्या है। दूसरी बात, जहाँ राज्य में SFC मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन निष्क्रिय है, और जहाँ है भी उसके रिकमेंडेशन को राज्य सुनता नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पंचायत स्तर पे बहुत सारा जिम्मेदारी, जैसे आपको पता होगा पंचायत में जिला है, ब्लॉक है, विलेज, इस तरह के स्तर होते हैं, 3 लेवल में है। और पंचायत का काम होता है कृषि, आवास, जल प्रबंधन, विद्युत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन सब के ऊपर ध्यान देना। साथ में स्कूल, अस्पताल, इन सब पे का भी रख रखाव करना है। तो अब बात आती है कि इतनी सारी जब जिम्मेदारियां हैं तो इसका राजस्व जो है कैसे बढ़ेगा। तो राजस्व बढ़ाने के लिए जैसे कुछ उपाय हम लोग कर सकते हैं। उपाय क्या, तो जैसे जो सामुदायिक, जो सरकारी ज़मीन खाली होगा वहाँ पर हम लोग मैरिज हॉल वगैरह बना सकते हैं, उनसे किराया आएगा तो क्या होगा कि उनका इनकम बढ़ेगा। फिर काली ज़मीन जो है राज्य में, वहाँ पर हम लोग सब्जी, फूल वगैरह, हॉर्टिकल्चर ये सब कर सकते हैं, जिससे उससे इनकम बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है और यही आगे की राह भी है। आप यही समझ लीजिए कि इनकम को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी बात कि हमें विकेंद्रीकरण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, स्थानीय नेता को सशक्त बनाना पड़ेगा, ये भी बात कर सकते हैं फिर। और इसके बाद अधिकारियों को सशक्त करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, पंचायत से संबंधित। तो ये काफ़ी लेक्चर हालांकि लंबा हो गया, 2 टॉपिक हुआ था, अच्छा टॉपिक था। अब ये समाप्त हो गया, अब तो कोई नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे फूड फॉर थॉट में। हालांकि कल संडे है, यानी कि कल आपको सिर्फ एक ऐसे मिलेगा, फूड फॉर थॉट भी नहीं दिया जाएगा और डेली जो आपका क्वेश्चन चल रहा है वो भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप ऐसे पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में।